साउंड बाइट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। पूरे 70 साल का लंबा इंतजार और उसके बाद भारत में चीतों की ऐतिहासिक वापसी। सच में इस खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है और कई तरह की चर्चाओं को जन्म दिया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम प्रोजेक्ट चीता का बिल्कुल बेटा और साइंस के चश्मे से एक निष्पक्ष एनालिसिस करेंगे। बायोलॉजी से लेकर लोकल इकोसिस्टम और लोगों पर इसके असर तक हर एक पहलू को गहराई से समझेंगे। तो आइए फटाफट देखते हैं आज हम किन 6 मेन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे ऐतिहासिक बैकग्राउंड से, उसके बाद सिलेक्शन का साइंस समझेंगे, मीडिया की अफवाहों का सच जानेंगे और आखिर में इस प्रोजेक्ट के लॉन्ग टर्म फ्यूचर पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। चीतों की ऐतिहासिक वापसी, यानी उनके गायब होने से लेकर भारत में दोबारा लौटने तक का पूरा सफर। जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। 1947 में आखिरी बार इन्हें देखा गया था और लगातार शिकार और जंगल कटने की वजह से 1952 में इन्हें ऑफिशियली एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त घोषित कर दिया गया। सोचिए कितनी दुख की बात थी। लेकिन फिर दशकों की कड़ी साइंटिफिक प्लानिंग और इंटरनेशनल मीटिंग्स का दौर चला, जिसके बाद आखिरकार 2022 में कूनो नेशनल पार्क में चीतों की ये ऐतिहासिक वापसी हो पाई। अब जरा इस शानदार जानवर को ही देख लीजिए। इन पेड़ों और घास के मैदानों के बीच ये कितनी सहजता से घुल मिल गया है ना? इसे देखकर तुरंत समझ आ जाता है कि हमारा प्राकृतिक आवास इनके लिए कितना परफेक्ट है। और यही बात हमें हमारे अगले पॉइंट पर ले आती है। हमारा दूसरा सेक्शन है सिलेक्शन के पीछे का साइंस। चीतों को यहां लाना कोई रातों रात लिया गया या रैंडम फैसला बिल्कुल नहीं था। दरअसल इन शुरुआती चीतों को सेलेक्ट करने के लिए बहुत सख्त साइंटिफिक क्राइटेरिया यूज किए गए थे। इन्हें दक्षिणी अफ्रीका से लाया गया और इसका एक बड़ा ठोस कारण है, वहां की जो मेटा पॉपुलेशन है ना, उसने 1965 के बाद से अपना साइज 3 गुना कर लिया है। उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी, बीमारियों से लड़ने की ताकत और सबसे जरूरी जंगली शिकार करने की काबिलियत, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही 12 से 14 चीतों को स्पेशली चुना गया था। और इन आंकड़ों को अगर आप देखें तो पता चलता है कि उन्होंने भारत में खुद को कितने बेहतरीन ढंग से ढाला है। वे सिर्फ सवाना घास के मैदानों तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पर्णपाती और नदी के आसपास वाले इलाकों में भी चीतल, नीलगाय और चिंकारा का सफलतापूर्वक शिकार कर रहे हैं। एवरेज देखें तो हर 6.68 दिनों में वे एक सफल शिकार कर रहे हैं। ये उनकी कमाल की अडेप्टेबिलिटी दिखाता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जहां हम चीतों के वेलफेयर से जुड़े कुछ फैक्ट्स चेक करेंगे और मीडिया में फैली गलतफहमियों को दूर करेंगे। मीडिया में अक्सर कैद या कैप्टिविटी वर्ड बहुत उछाला जाता है, पर एक्चुअल कैद और कूनों के सॉफ्ट रिलीज बोमा के बीच जमीन आसमान का फर्क है। ये बोमा साइंटिफिक तरीके से बनाए गए नेचुरल हैबिटेट हैं, जहां चीते आज़ादी से अपना शिकार कर सकते हैं। डेटा क्लियरली बताता है कि इन बोमा की वजह से उनके सर्वाइवल के चांसेस 2.5 गुना तक बढ़ जाते हैं। वो खाने के लिए बिल्कुल भी इंसानों पर डिपेंड नहीं करते। और ये जो 0 का नंबर है ना, ये बहुत बड़ी बात है। कूनों में चीतों को बेहोश करने यानी इमोबिलाइज करने की वजह से एग्जैक्ट 0 डेथ्स हुई हैं, एक भी नहीं। ये सिंगल आंकड़ा उन सभी झूठी मीडिया कहानियों को पूरी तरह खारिज कर देता है जो हमारी वेटरनरी कैपेबिलिटीज पर सवाल उठाती हैं। हाँ, कुछ जरूरी वेटरनरी कदम उठाने पड़े, जैसे कि बेमौसम सर्दी की वजह से उनके कोट में लगने वाले टिक्स या कीड़ों का इलाज। पर इसे प्रोजेक्ट का फेलियर कैसे कहा जा सकता है? ये तो सीधे तौर पर प्रोएक्टिव और अडैप्टिव मैनेजमेंट का हिस्सा है। हम साइंस बेस्ड मॉनिटरिंग से उन्हें सुरक्षित रख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, सर्वाइवल रेट्स, यानी उनके जिंदा बचने की दर को एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में समझना। सच कहूं तो प्रोजेक्ट को सही ढंग से जज करने के लिए इन आंकड़ों को देखना बहुत जरूरी है। साउथ अफ्रीका के अलग अलग रिजर्व्स में पहले साल का एडल्ट सर्वाइवल रेट 14 से 52% तक था, जबकि कूनों में ये रेट 70% रिकॉर्ड किया गया है। यानी हमारा रिजल्ट ऐतिहासिक तौर पर सेट किए गए बेंचमार्क से कहीं ज्यादा बेहतर रहा है। ऑफिशियल एक्शन प्लान में पहले साल लगभग 50% तक की मोर्टेलिटी यानी मौतों का अनुमान पहले ही लगा लिया गया था। साइंस भी यही मानता है कि कंजर्वेशन ट्रांसलोकेशन में शुरुआती नुकसान एक नेचुरल प्रोसेस है और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रोजेक्ट फेल हो गया। अब आते हैं 5वें सेक्शन पर, इकोसिस्टम और आजीविका का पुनरुद्धार। चलिए समझते हैं कि एक कीस्टोन स्पीशीज के रूप में चीता हमारे नेचर और लोकल कम्युनिटीज पर कितना बड़ा असर डालता है।
बेसिकली ये पूरी एक चेन रिएक्शन है जिसे हम ट्रॉफिक कैस्केड कहते हैं। टॉप प्रेडेटर के आने से घास के मैदान और खुर वाले जानवरों की आबादी में सुधार होता है, फिर इलाके में इको टूरिज्म तेजी से बढ़ता है और उसके बाद ग्राउंड लेवल पर लोकल युवाओं और ट्रैकर्स के लिए पक्की नौकरियां और इनकम के नए रास्ते खुलते हैं। तो ये सिर्फ नेचर के लिए नहीं बल्कि लोकल इकोनॉमी के लिए भी एक असली गेम चेंजर है। तो बात सिर्फ एक बड़ी बिल्ली को बचाने की नहीं है। चीतों को बचाना असल में हमारे उन विशाल घास के मैदानों को सिक्योर करने, विलुप्ति के कगार पर खड़े जानवरों को बचाने और उन लोगों की आजीविका को सपोर्ट करने के बारे में है जिन्हें सालों से इग्नोर किया जा रहा था। और अब आखिर में छठे सेक्शन में देखते हैं प्रोजेक्ट चीता का आगे का रास्ता और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। यहाँ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है पर्यावरण मंत्रालय, MOE, FCAC, NTCA और स्टेट अथॉरिटीज़ की सॉलिड लीडरशिप। इनका लॉन्ग टर्म विजन बहुत क्लियर है। आने वाले 25 सालों में 60 से 70 चीतों की एक ऐसी मेटा पॉपुलेशन तैयार करना जो खुद सस्टेन कर सके। अगले फेज का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। डिटेल्ड मैथमेटिकल मॉडल्स यूज किए जा रहे हैं ताकि मध्य प्रदेश के गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और गुजरात के बन्नी ग्रासलैंड्स जैसे नए एरियाज में चीतों को लाने से पहले ही वहां उनके जंगली शिकार का बेस पूरी तरह तैयार हो। पूरी साइंटिफिक तैयारी के साथ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो क्या एक टॉप प्रेडेटर की वापसी इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच के बैलेंस को पूरी तरह बदल सकती है? जैसे जैसे हमारा ये एक्सप्लेनर खत्म हो रहा है, जरा सोचिएगा इस बारे में। ये कंजर्वेशन के फील्ड में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। उम्मीद है प्रोजेक्ट चीता पर बेस्ड ये फैक्ट्स आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। अगर आपको ये डेटा और साइंस बेस्ड एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो प्लीज साउंड बाइट इंडिया के इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही और एक्सप्लेनर आप तक लाते रहें।